ऑलराइट, नमस्ते टू यू ऑल एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने बात किया था कि जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं, जैसे आपका मेथड इंपॉर्टेंट है वैसा सैम्पलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग के अंदर ही आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए रैंडम सैम्पलिंग के अंदर सिंपल रैंडम क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप जब देखोगे सैम्पलिंग के तहत ही आपको अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सारे टाइप्स आपसे पूछे जाते हैं और लास्ट टाइम एग्जाम में आपसे सीधे उठा के पूछा गया था कि आप बताइए स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है। तो ये जो टाइप्स हैं ये आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे जब तक से आपको इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, और इसी वजह से आज की क्लास में हम इन सारे टाइप्स को डिस्कशन करने वाले हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं सैम्पलिंग के बारे में, तो इसको कल मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग को भी हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक है आपका रैंडम सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये रैंडम कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारी बायसनेस नहीं है। आई मीन कि आप सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी है उसको चुनने की। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक बॉल है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में से हम किसी भी बॉल को उठा सकते हैं और हर बॉल को पिकअप होने के इक्वल चांस होते हैं, यानी कि इसमें हमारी बायसनेस नहीं है, हम रैंडमली किसी भी बॉल को उठा सकते हैं। बट जब हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी में, वहाँ पे हमारी बायसनेस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ नीले वाले बॉल को ही उठा रहे हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप वैसे बॉल को उठा रहे हो जिसमें आपको आइडिया है कि हाँ वहाँ पे कुछ चिट है, तो वहाँ आपने कन्वीनियंस यूज़ किया, वहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं रेफरल चीज़ें यूज आ जाती हैं कि आप उससे संबंधित चीज़ों को पिक करते हो। अब इसका क्यों जरूरी है रिसर्च में, इसका क्या यूटिलाइजेशन है रिसर्च में। जब आप डेटा कलेक्शन करते हो तो आप सैंपल को चूज करते हो और सैंपल आपको डेटा कलेक्शन में डिसाइड करती है। अगर मान लीजिए आपका सैंपल अनबायस्ड होता है, अगर आपका सैंपल अनबायस्ड होता है तो आपका डेटा कलेक्शन भी अनबायस्ड होता है और इस वजह से रिजल्ट जो होता है वो ऑथेंटिक आता है। बट फॉर एग्जांपल आपने सैम्पलिंग ही क्या किया, बायसनेस उसमें, मान लीजिए आपने किसी आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने गए और आसपास के लोगों का जो फीडबैक आया वो आपकी कन्वीनियंस के आधार पर आया, तो वो हम उस हिसाब से पूरा जनरलाइज नहीं कर सकते। इसी वजह से सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसर्च में। अगर आपकी सैम्पलिंग अच्छी नहीं मानी जाती तो हम कह सकते हैं कि आपका डेटा कलेक्शन, आपका रिजल्ट भी क्या है, सही नहीं है। तो इसी वजह से सैम्पलिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आज की क्लास में हम क्या डिस्कशन करेंगे, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में जो आपको चीज़ें कंफ्यूज करती हैं वो है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ पे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन आने के चांसेस हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में अंतर क्या है, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे सिंपल भी है, वो है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। बहुत ही आसान है, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जब आप समझ जाओगे तो आप स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर के बीच में भी आप अंतर आसान से समझ लोगे। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके इन सब चीज़ों को देखेंगे और हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से। सो लेट्स बिगिन विद दैट। जब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो इसके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप सिंपली किसी को भी पिक कर सकते हो, किसी को अपने बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी भेदभाव के आपने किसी को उठा करके और उस पर आप स्टडी करने जा रहे हो। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोले तो कि ये एक बॉक्स है, ये आपकी पॉपुलेशन है पूरा, और उस पॉपुलेशन में से आपने किसी को भी आपने पिक करना चालू करके और आप उस पर स्टडी कर रहे हो, तो ये हो गया आपका सैंपल। और ये जो सैंपल है ये आप बिना किसी बायसनेस के आप ले रहे हो, तो ये क्या है, दैट इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यानी कि जब आप ऐसे इस तरीके की सैम्पलिंग यूज करते हो, यानी कि ऐसा नमूना, सैम्पलिंग को हम कहते हैं एक तरीके से नमूनाकरण, जहाँ पे आप बिना किसी भेदभाव से चयन करते हो और हर किसी को चयन होने का इक्वल मौका मिलता है, यानी बराबर का मौका मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, अब देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अभी इसमें क्या होता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि आपको उतना टाइम नहीं है कि आपके पास सारे आप पॉपुलेशन में से किसी को भी आप चूज करो। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसी वजह से हमें एक नए विधि की जरूरत पड़ी जो कि हमारे काम को क्या करे, आसान करे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो हमने देखा वो ये था कि ये
अगर मान लीजिए कि हमारा पॉपुलेशन लार्ज है, यानी कि हम फॉर एग्जांपल यूपी जैसे स्टेट को स्टडी करने जा रहे हैं, गोवा जैसे स्टेट में जो कि छोटा है उसके लिए तो आसान है, बट फॉर एग्जांपल हम एक बड़े स्टेट के बारे में, बड़े कंट्री के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लार्ज पॉपुलेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसी वजह से हमें क्या चाहिए, एक नए सैम्पलिंग मेथड की जरूरत है। और इसी वजह से हम कहाँ पे आए, एक अलग मेथड दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का जो दूसरा नाम है वो है फिशबॉल सैम्पलिंग। हो सकता है वो आपसे सिंपल रैंडम ना पूछ करके फिशबॉल सैम्पलिंग पूछे। फिशबॉल, जब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही थी तो मैंने आपको सासाराम जंक्शन का एग्जाम्पल दिया था। फिशबॉल क्या होता है, फिशबॉल एक मेथड है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मान लीजिए एक गोल है, ठीक है, एक बॉल के तरीके का गोल है और वहाँ पे एक स्पीकर होगा, इसको कहते हैं फिश। ये एक सर्कल है, इसको कहते हैं बॉल, इट्स अ बॉल। और वहाँ पे कुछ जो स्पीकर हैं दे कैन ओनली स्पीक और रेस्ट ऑफ द पीपल कैन लिसन, बाकी सारे सुनते हैं। ये जो फिश है, फिश में कोई भी आ सकता है, कोई भी बॉल का कोई भी मेंबर आकर के स्पीक कर सकता है, बोल सकता है, तो उसी को कहते हैं फिश बॉल मेथड। फॉर एग्जाम्पल जब आप इस फिगर में देख रहे हैं तो ये देखिए, ये है आपका इनर सर्कल, जस्ट सी दिस, क्योंकि ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। फिश बॉल मेथड, जिगसॉ मेथड वहाँ पे भी आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है आपका इनर सर्कल, जस्ट हैव अ लुक, ये है आपका इनर सर्कल और ये है आपका बॉल, दिस इज द बॉल। और ये जो बॉल है, इस बॉल में से कोई भी आउटर सर्कल का पर्सन आकर के उस टॉक में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब सासाराम जंक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई यूपीएससी का बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो इस बॉल में बैठे रहते हैं और जो बच्चा सैंपल को सॉल्व करता है वो फिश कहलाता है और वो इस तरीके से सैंपल या सेट को लगाते हैं। तो वो कैसा मेथड है टीचिंग का, दैट्स अ मेथड ऑफ फिश बॉल मेथड। अब हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को फिशबॉल मेथड कहा। वो इस वजह से कहा क्योंकि हर जो पॉपुलेशन के मेंबर होते हैं उसको इक्वल चांस होते हैं इनर सर्कल में आने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फिशबॉल सैम्पलिंग। फिशबॉल सैम्पलिंग, सिंपल सैम्पलिंग, बोथ आर सेम। नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की बात करें और मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपको स्ट्रैटिफाइड समझाऊं तो आपको ये वर्ड समझ में आना चाहिए, स्ट्रैटा, ठीक है। स्ट्रैटा अगर आपको समझ में आ गया तो आपको स्ट्रैटिफाइड का मीनिंग समझ में आएगा। और स्ट्रैटा और क्लस्टर में क्या अंतर होता है ये समझना बहुत जरूरी है जब आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की बात करोगे या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करोगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वी विल गो टू द स्ट्रैटा में अंतर क्या होता है और आपके क्लस्टर में अंतर क्या होता है। सो दिस इज द सम डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रैटा वर्सेस क्लस्टर। देखिए स्ट्रैटा क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ लेयर। ये क्या कहते हैं, एक लेयर को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक स्ट्रैटा है, ठीक है। ये आप देखिए, ये एक स्ट्रैटा है। पॉपुलेशन ढेर सारे होते हैं बट पॉपुलेशन को भी हमने क्या कर दिया स्ट्रैटा में, यानी कि उसको अलग अलग नामकरण में विभाजित कर दिया। तो स्ट्रैटा क्या है, इट्स अ लेयर, इसको हम कहते हैं लेयर। और इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, एग्जैक्टली जो हिंदी है वो स्ट्रैटा का समरूप, एक तरीके का समरूप समूह है। और क्लस्टर मतलब कि स्तर, यहाँ पे ये एक स्तर है, ये एक लेयर है और ये क्या है, एक समरूप स्तर है। यहाँ पे जितने भी आप देखोगे, जैसे मान लीजिए कि ये वाले स्ट्रेटा में, ये वाले स्तर में हर जो पर्सन है वो येलो है, इस वाले स्तर में हर पर्सन रेड है और इस वाले स्तर में हर पर्सन जो है वो है क्या है, वो आपका ब्लू है। अब ये वाला स्तर देखिए, यहाँ पहले हम स्ट्रेटा को समझ लेते हैं फिर उसके बाद हम क्लस्टर पे आएंगे। ये जो स्तर है, ये जो स्तर है वो कैसा है, वो समरूप है, यानी कि इसको कहते हैं होमोजेनस। ये है होमोजेनस। और क्योंकि ये रैंडम में है तो ईच पीपल हैव इक्वल चांस टू गेट सेलेक्टेड। तो यहाँ से हमने क्या किया, येलो से हमने एक एज अ सैंपल को ले लिया और यहाँ से इसको हमने सैंपल के रूप में ले लिया। उसी तरीके से दूसरे स्टेटा में हमने रेड को ले लिया
और यहाँ से कोई भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये क्या है, रैंडम है। तो हमने इसको सैंपल के रूप में ले लिया। तीसरा हमने क्या लिया, ब्लू से हमने एक ले लिया और फिर एक मैंने यहाँ से ले लिया। ये 3 सैंपल हमने क्या किया, 3 स्ट्रेटा से ले लिया और हमने पॉपुलेशन को 3 स्ट्रेटा में डिवाइड किया। और ये जो स्ट्रेटा होता है वो क्या है, होमोजेनस है। यानी कि अब थोड़ा सा हम इसको देखने की कोशिश करें तो स्ट्रेटा में हमने क्या देखा, स्ट्रेटा इन द सेंस, चलिए यहाँ पे देखते हैं। स्ट्रेटा हमारा क्या होता है, स्ट्रेटा का मतलब होता है कि इट्स अ लेयर। ये क्या है, एक तरीके का स्तर है। और ये जो स्तर है, हर स्तर क्या होता है, होमोजेनस होता है। येलो, रेड, ब्लू, ये जो स्तर है वो क्या होता है, समरूप होता है। और हर समरूप वाले स्तर से हमारे पास इक्वल चांस होता है कि हम हर पर्सन को सेलेक्ट करें। यानी कि हर से इक्वल चांस ऑफ पीपल इज सेलेक्टेड। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है सेलेक्ट होने के, ठीक है। इसी वजह से तो हमने क्या कहा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का मतलब इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। तो ये हमने किस में देखा, स्ट्रेटा में देखा। और इसी को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब थोड़ा सा हम क्लस्टर का मतलब समझते हैं। क्लस्टर, जब मैं वर्ड बोल रही हूँ, क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जैसे ये है हमारा क्लस्टर। क्लस्टर में आप देखिए यहाँ पे भी क्या है, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रेटा। ये भी एक स्ट्रेटा ही है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी येलो है, रेड है और ब्लू है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया है, 3 लोगों को सेलेक्ट किया है। यहाँ पे इसने 3 लोगों को सेलेक्ट किया है और ये जो है यहाँ पे 0 लोगों को सेलेक्ट किया है। तो जब भी हम बात करते हैं क्लस्टर की, तो क्लस्टर का मतलब क्या है, पहली चीज क्लस्टर का मतलब होता है कि ये एक लेयर, इन द सेंस ये जो लेयर है ये होमोजेनस नहीं होता है। क्लस्टर का मतलब, आपने तारे देखे हैं इस तरीके का, ये है आपका तारा, ये है आपका क्लस्टर। क्लस्टर मतलब कि ये जो लेयर है वो समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है। ये लेयर आपको देखने को मिलेगा, क्लस्टर ऑफ स्टार कुछ इस तरीके के होते हैं। और ये कभी भी आपको एक साइज का, ये सारी चीजें इसमें नहीं देखने को मिलेंगी। जो समरूपता है वो आपको हमेशा एक स्ट्रेटा में देखने को मिलेगी, एक लेयर में देखने को मिलेगी। क्लस्टर में आपको समरूपता नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि क्लस्टर क्या है, क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, इट्स अ हेट्रोजेनस यानी कि ये क्या है, ये समरूप नहीं है। तो जब हम बात करते हैं क्लस्टर की, तो यहाँ पे जो जनसंख्या होती है, ये जनसंख्या कैसी होती है, विषम होती है, विषम जनसंख्या होती है। और जरूरी नहीं है कि हर क्लस्टर से हम इक्वल लोगों के चांस हो चुनने के लिए। यानी कि एक तरीके से तो हम चुने, बट ये जो होता है वो रैंडम नहीं होता है। उसने, आपने क्या देखा लास्ट टाइम में, आपने देखा कि 2 लोगों को चुना और लास्ट में नहीं चुना। तो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम ईच लेयर इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है उसने पहले वाले से ही ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को चूज कर लिया, उसे 6 ही चुनना था तो उसने 3-3 करके चुन लिया और लास्ट में से किसी को नहीं चुना। तो इक्वल चांसेस कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग होता है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, इट्स अ हेट्रोजेनस। जबकि होमोजेनस किस में होता है, वो है होता है आपके स्ट्रेटा में। तो ये बेसिक अंतर होता है। थोड़ा सा और इसको क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। क्लैरिटी लाने की कोशिश इन द सेंस कि इस डायग्राम से आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये आपकी एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आपने यहाँ पे क्या किया, सिंपली आपने सेलेक्ट किया, आपने इसको चुना या फिर इसको चुना या फिर इसको चुना। यहाँ पे कोई आपको एक पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका मन किया आपने सिंपल चूज कर लिया, तो उसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपने क्या किया, आपने 3-3 के पार्ट में डिवाइड किया और 3-3 के पार्ट में से किसी एक को चुन लिया। या हो सकता है पहला चुन लिया, सेकंड, पहला, थर्ड, किसी को भी चुन लिया। तो एक लेयर में आपने चुन के, और ये सारे लेयर कैसे हैं, ये सारे लेयर समरूप हैं। देखिए हर में 2 है और 1 ब्लू है, 2 1 ब्लू, 2 1 ब्लू। यानी कि ये सारे कैसे हैं, स्ट्रेटा में हर बार होमोजेनस होता है। फिर सिस्टमैटिक में आपको ये डिफरेंस होता है, ये जो स्ट्रेटा होता है उसको एक सिस्टम से आप निकालते हो।
आपने चुना तो सही, बट आपने एक सिस्टम बना लिया कि हर स्ट्रेटा से पहले वाले को ही मैं चुनूंगा, तो आपने एक सिस्टम डिसाइड कर लिया, या फिर दूसरे वाले को ही मैं चुनूंगा, तो ये एक सिस्टम है, ये एक पैटर्न है जो आप हर चीज में लागू करोगे। तो इसमें से इसने पहला निकाला, हर किसी से एक सिस्टम के आधार से निकाला सैंपल, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। अब ये रिसर्च में क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप डेटा कलेक्शन करने जाओगे तो एक पैटर्न दिखता है, और जो जितना ज़्यादा सही होता है वो रिसर्च उतना ही ऑथेंटिक माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्च आपने किया स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो होगा वो एक कंक्रीट रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि आपने हर लेयर से उठा करके एक डेटा निकाला, तो ये वाला ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इसी वजह से डेटा कलेक्शन में सैम्पलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आपने जो डेटा कलेक्शन किया वो किस सैम्पलिंग मेथड से किया। तो ये आपके दिखाता है कि आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च में जो डेटा कलेक्शन है वो कितना ज़्यादा साइंटिफिक है। तो अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं अंतर देखने कि स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में क्या अंतर होता है। ये है आपका स्ट्रेटिफाइड। अब थोड़ा सा हम क्लस्टर की बात कर लेते हैं। क्लस्टर की बात करते हैं तो ये जो लेयर है, पहली चीज यहाँ पे लेयर नहीं होगी, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक विषम नमूना देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी हम क्लस्टर की बात करते हैं, क्लस्टर में जो नमूना चूज होगा, जो सैंपल चूज होगा, वो क्या होगा, विषम जनसंख्या से चूज होगा। जैसे आपको मैंने तारामंडल का एक फोटो दिखाया, तो ये जो मंडल है, ये हर तारा का जो साइज है अनइक्वल है, हो सकता है कोई रेनबो हो, कोई अलग पैटर्न का शो हो, तो ये विषम प्रणाली है। तो विषम जनसंख्या से आपने क्या चूज किया, जनसंख्या को चूज किया। एक पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको दिखाया कि कैसे दो से आपने चुना फिर तीसरे को छोड़ दिया, तो एक पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्ट्रेटा में देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में क्या अंतर होता है। यहाँ पे जब आप देखोगे, क्योंकि हर पर्सन को इक्वल चांस होता है, तो ये आपके लेस एरर होते हैं। यहाँ पे आपकी गलती करने की संभावना लेस हो जाती है, तो यहाँ पे मिनिमम एरर होता है, क्योंकि आपने हर सैंपल से एक सैंपल उठा के देखा, हर पॉपुलेशन, हर स्ट्रेटा से एक सैंपल उठा के देखा है, तो आपकी जो रिजल्ट आती है वो एक एक्यूरेट आती है। जबकि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एरर की संभावना ज़्यादा होती आती है, गलतियाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने क्या किया, विषम जनसंख्या से चीज़ें उठाकर पढ़ी, तो यहाँ पे आपकी एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे आप स्ट्रेटा खुद से क्रिएट कर रहे हो, ये जो स्ट्रेटा है उसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हो, तो इट्स अ स्ट्रेटा दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड। ये जो स्ट्रेटा है आपने खुद से क्रिएट किया है, आर्टिफिशियल क्रिएटेड। और जब हम बात करते हैं क्लस्टर की, ये जो आप चांद ये सब मैंने दिखाया, ये कैसे है, ये नेचुरली, आपको मेहनत नहीं करना पड़ा, अब जैसा देखा आपने और उससे कलेक्ट किया। तो ये जो आप देख रहे हो क्लस्टर, ये कैसा है, ये एक नेचुरली ऑकरिंग फेनोमेना है, और वहां से आपने क्या किया, डेटा इकट्ठा किया, यानी प्राकृतिक रूप से ये एक उपलब्ध है, और आपने जाकर के वहां से सैम्पलिंग स्टार्ट कर ली, नमूना इकट्ठा करना चालू कर दिया। तो नेचुरल ऑकरिंग है। अब दोनों में से मुझे आप ये बताइए कि कौन सबसे अच्छा होगा, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का। दोनों में से कौन बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का। जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का वो होगा आपका स्ट्रेटा। ये जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है पूरे पॉपुलेशन का, क्योंकि आपने हर स्ट्रेटा से एक एक सैंपल उठा के देखा। अब एक चीज और भी ज़्यादा पूछा जाता है जब हम बात करते हैं स्ट्रेटा की और क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ठीक है, आपने स्ट्रेटा पढ़ लिया और रैंडम पढ़ लिया, बट इसकी एक हानि आपको देखने को मिलेगी। हानि ये कि यहाँ पे भी आप लार्ज पॉपुलेशन को, फॉर एग्जांपल वैसे कंट्री, वैसे स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको हम स्ट्रेटा में बांट करके फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जनरली लार्ज पॉपुलेशन पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। लार्ज पॉपुलेशन जहाँ पे रहे वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसा
खामी हमने सिंपल में देखा, वो खामी यहीं पे है। और ये क्या है, एक डिमेरिट देखने को मिलता है, ये इसका डिमेरिट है। बट जब हम यहाँ पे बात करें, ये नेचुरली ऑकरिंग है, तो ये कन्वीनियंट हो जाता है यहाँ पे। तो क्लस्टर क्या है, थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी है, बस हमें जा करके स्टडी कर लेना है, सैंपल ले लेना है, तो ये पॉसिबल है। अब एक होता है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये वर्ड खुद ब खुद बता रहा है कि मेरा सैम्पलिंग कैसे किया जाता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, यानी कि हिंदी में इसको हम कहें तो इसको हम कहते हैं बहुस्तर सैम्पलिंग, बहुस्तरीय नमूनाकरण। ठीक है, बहुस्तरीय नमूनाकरण प्रणाली, आप एग्जैक्ट समझ लीजिए। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका पॉपुलेशन, ठीक है, ये है आपका पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से आपने क्या किया, आपने सैंपल इकट्ठा किया, सैंपल निकाला। अब इस सैंपल से भी आपने क्या किया, एग्जैक्ट सैम्पलिंग निकाला, और फिर इससे आपने एक कंक्रीट सैम्पलिंग निकाला। तो इस तरीके से जो आपकी जो सैम्पलिंग है वो अलग अलग स्तर से आपने किया, तो ये जो आएगा, ये आएगा, वो एक बेस्टेस्ट होगा, क्योंकि आपने हर स्तर पे एक पैमाना सेट किया, एक फ्रेम सेट किया। तो हर चरणों में, ठीक है, ये जो सैम्पलिंग होता है ये मल्टी स्टेज में होता है, और यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपको एक रिप्रेजेंटेटिव और कम समय में आपको टाइम सेविंग रहता है। तो ये है आपके जितने भी आपको मैंने भी बताया, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके क्या हैं, रैंडम के एग्जाम्पल। बट एक चीज मुझे लग रहा है वो मैंने आपको डेप्थ में नहीं पढ़ाया, वो है सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि मैंने सिंपल पढ़ाया और सिस्टमैटिक को मैंने सिर्फ फिगर से समझाया। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, आपको याद है वो फिगर, ये वाली फिगर मैंने आपको 3 फिगर दिखा करके समझाया था कि ये क्या है, ये सिंपल है, ये वाली मैंने समझाया था, ये है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि आपने हर स्ट्रेटा से एक सिस्टम के आधार पे आपने निकाला सैंपल, पॉपुलेशन को आपने डिवाइड कर लिया और उसमें से एक नमूना को निकाला, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यानी कि सिस्टमैटिक का मतलब ये होता है कि एक ऑर्डर से, एक पैटर्न से आपने निकाला, तो इसी वजह से ये आसान हो जाता है। अब देखिए इसके फायदा ये है, यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक, यहाँ पे देखिए ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, और कमी तो यही थी ना, ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए बहुत ही आसान होता है। ये अनबायस्ड होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन इसमें हो सकता है, कौन इसमें रिच है, कौन गरीब है, आपने उसके आधार पर स्टडी करा, तो ये अनबायस्ड है, लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई करता है, जबकि और एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है जब भी आप नमूनाकरण करते हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इजी है, ठीक है, बट ये अप्लाई नहीं होता है, नॉट अप्लाई टू द लार्ज पॉपुलेशन, ये लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड में ये थोड़ा आपको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, ये बहुत हद तक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है, ईरर फ्री होता है, और कहीं ना कहीं हम बात करें तो एक स्ट्रेटा के आधार पे, और ये जो स्ट्रेटा होता है ये कैसा होता है, होमोजेनस होता है, होमोजेनस होता है, और इसको हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। बट अगेन अगर हम इसको लार्ज पॉपुलेशन में करना चाहें तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि क्लस्टर क्या था, क्लस्टर नेचुरली ऑकरिंग हेट्रोजेनस पॉपुलेशन पे हम आसानी से कर पाते हैं। तो अब थोड़ा सा हम बैक जा करके एक बार रिविजन करते हैं। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, स्टार्ट हमने यहाँ से किया था कि ये है आपकी रैंडम सैम्पलिंग के टाइप, ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, ये है आपके रैंडम सैम्पलिंग के टाइप, और ये है आपका सिंपल रैंडम, जिसमें हमने क्या किया, सिंपली किसी एक को पिक कर लिया। दूसरा आ जाता है क्लस्टर, क्लस्टर में हमने क्या किया, क्लस्टर में फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि किसी नेचुरली ऑकरिंग, क्लस्टर जब भी दिमाग में आए, जस्ट फिगर कि आपके पास तारे हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार, तो वहां से ये नेचुरली ऑकरिंग है, और ये जो तारे हैं वो क्या है, उनको हम एक साथ नहीं कर सकते, तो ये हेट्रोजेनस होता है, और ये क्या होता है, इसको ये नेचुरली ऑकरिंग होता है। तो हेट्रोजेनस विषम रूप से जो हम लेयर स्ट्रेटा निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड आपके क्लस्टर।
सिस्टमैटिक यानी कि आपने एक ऑर्डर के हिसाब से निकाला, ठीक है, आपने एक ऑर्डर के हिसाब से क्या निकाला, सैंपल निकाला कि मैं हर स्ट्रेटा का पहला कौन अपने सैंपल में रखूंगा। फिर उसके बाद आता है आपका एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, यानी एक स्ट्रेटा होमोजेनस स्ट्रेटा समरूप होता है जहां से आपने किसी एक को डिसाइड किया कि निकालना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड, और इसको आप खुद से क्रिएट करते हो। फिर होता है मल्टी स्टेट, जिसको हमने अलग अलग स्टेज से सैंपल निकाला और वो क्या होता है, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने रैंडम में इस वजह से रखा क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हर किसी पॉपुलेशन के इक्वल चांसेस होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी सैम्पलिंग होती है वो क्या होती है, अनबायस्ड होती है, इक्वल चांसेस होती है सारे सैंपल को सेलेक्ट होने के, ठीक है, इक्वल चांस होते हैं और ये अनबायस्ड होते हैं। अब पूछोगे मैम क्लस्टर में कैसे इक्वल चांस होती है, और स्ट्रेटिफाइड में तो आप कह रहे हो कि आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, तो कैसे अनबायस्ड हो गया। देखिए स्ट्रेटा जो आप डिवाइड करते हो वो एक आप अपने कन्वीनियंट के लिए करते हो, बट फिर उसके बाद जब आप सैंपल क्रिएट करते हो वो अनबायस्ड होता है, तो वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर रहे हो क्योंकि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो। दूसरी चीज़ कि जब आप क्लस्टर की बात करते हो, क्लस्टर इज द अनबायस्ड क्योंकि वो नेचुरली ऑकरिंग है, आप जा करके उसको स्टडी कर रहे हो, तो इक्वल चांस होता है कि आप किसी भी सैंपल को उठा करके स्टडी करो। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, रैंडम सैम्पलिंग में। रैंडम सैम्पलिंग को ही हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए जो दूसरा टाइप आता है इसके अंदर वो है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, और इसके अंदर भी आता है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। इंपॉर्टेंट क्या है, कोटा सैम्पलिंग और आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये भी पूछ सकता है कि कोटा सैम्पलिंग, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोटा को कभी इसमें डाल देते हैं, क्लस्टर को इसमें डाल देते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कोटा कोटा कोटा, ठीक है। वहाँ पे कुछ बायसनेस आ जाती हैं, गवर्नमेंट आपको कोटा क्यों देता है, आपके कुछ क्राइटेरिया कास्ट ओरिजिन के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बायसनेस है, तो इसको हमेशा नॉन रैंडम में रखेंगे, इसमें बायसनेस आ जाती है, यहाँ पे पक्षपात होने लगते हैं, कोटा को हमेशा इसमें रखने हैं, क्लस्टर को नेचुरली ऑकरिंग है ये हमेशा प्रोबेबिलिटी में रखेंगे। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा जब भी कोटा की बात करेंगे, लास्ट टाइम तो यही क्वेश्चन आ गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कोटा, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड और आपके कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो आपको इस तरीके से समझना होगा, कोटा जो है वो हमेशा आपके नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, इसको आपको कभी इससे कंफ्यूज नहीं करना है। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कोटा और क्लस्टर में क्या अंतर है, कोटा क्या होता है, स्नोबॉल जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सैम्पलिंग। मैं आज को आपको इसलिए जैसे नहीं करा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसको साथ में पढ़ा दूंगी तो सारे आप हौच पौच कर दोगे। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कोटा, स्नोबॉल, जजमेंटल, कन्वीनियंस, इसको हम सेपरेटली कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जस्ट हैव दिस कॉन्सेप्ट इन द सेपरेट क्लास। टिल देन जस्ट कीप स्टडिंग द रिसर्च methodology. Thank you.